तो चलिए बच्चों, आज आज हम लेक्चर में रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं ना। मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, आप लोग भी हेडिंग डाल लेंगे। रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन वाले वीडियो में बताया था कि इंटरफेस होता है ना बच्चों, अपना इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसी बाउंड्री होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। जो दो मीडियम को अलग अलग करता है उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेस। अब मैंने आपको बोला कि जैसे मान लीजिए इंटरफेस में एक लाइट रे आई, मीडियम 1 से लाइट रे आई। अच्छा, जो इंटरफेस की तरफ लाइट रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। IR से डिनोट किया है ना, इंसिडेंट रे। और इंटरफेस के जिस पॉइंट पे टकराती है, आपको मैंने बताया था, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर डालो बच्चों। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हमने क्या बोला हुआ है? नॉर्मल, है ना। इसको हमने नॉर्मल कहा है, नॉर्मल। ये भी आपको पता है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इंसिडेंट रे। अब रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्शन कैसा फिनोमेना है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगा, तो वो बेंड हो जाती है। मतलब यहां से जब वो सेकंड मीडियम में रे आएगी तो रे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। देखो, मीडियम 1 में ये पाथ था ना, लेकिन मीडियम 2 में जैसे इंटर की तो वो मुड़ गई, है ना। इसमें बेंडिंग इफेक्ट आ जाता है, बेंडिंग इफेक्ट। ये जो बेंडिंग इफेक्ट आता है जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इस फिनोमेना ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहा जाता है ना। और इस ये रिफ्रैक्शन जो हुआ है, इसमें जो ये लाइट सेकंड मीडियम में जाइए, रिफ्रैक्शन करके, बेंडिंग करके जो सेकंड मीडियम में आई है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो उसको RR से डिनोट किया है, रिफ्रैक्टेड रे, है ना बच्चों। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे अब डेफिनेशंस वगैरह लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों। रिफ्रैक्शन क्या है? तो रिफ्रैक्शन का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ लाइट, द phenomenon of light in which light ray bends when it travels from one medium to another medium, is called as refraction. तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आई थिंक क्लियर होगा आपको। ऐसा फिनोमेना जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और उसमें बेंडिंग इफेक्ट आ जाए। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें बेंडिंग इफेक्ट आता है। इस बेंडिंग इफेक्ट को, लाइट के इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो सर चीजें मैंने आपको बोला कि एंगल जो आई है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आई क्या था बच्चों? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और एंगल आर क्या है बच्चों? आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है। और जो मैंने आर आर बोला था, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या होगा कि कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर आपने बता तो दिया कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जाएगी तो बैंड हो जाएगी, लेकिन ये बैंड होगी क्यों? तो उसका कारण मैं आपको बताता हूं, है ना।
तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि इस बेंडिंग ऑफ लाइट का क्या कॉज है, क्यों बेंड हो जाती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी लाइट की स्पीड हर मीडियम में बदल जाती है, स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में चेंज होती है। तो अगर वो हर मीडियम में चेंज होगी तो डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट की वजह से डिफरेंट मीडियम में उसमें फिर बेंडिंग फिनोमेना आ जाता है। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट का कारण क्या है कि लाइट हैज डिफरेंट स्पीड, लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर बेंडिंग होती है ना। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब एक बात याद रखेंगे, एक चीज, वो क्या याद रखेंगे, आप लोगों को याद रखना है कि when light ray travels from one medium to another, frequency does not changes, है ना। ये बात को याद रखेंगे आप कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए आपके लाइट का जो स्पीड होता है वो तो चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी ये समझ में आता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू कलर, मतलब जो आप कलर देखते हो ना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप अगर देखें तो अगर मैं एक स्विमिंग पूल में नीचे बल्ब लगा दूं ग्रीन कलर का और आप ऊपर से देख रहे हो तो उससे जो लाइट जाएगी पहले वाटर में पास होगी और फिर एयर में पास होगी जहां पे आप खड़े हो। तो ऐसा तो होता नहीं है कि स्विमिंग पूल के अंदर जो ग्रीन कलर का बल्ब लगाया वो आपको रेड दिखेगा, वो ग्रीन ही दिखेगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। तो अगर हम देखते हैं कि कलर चेंज नहीं होता जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। कलर चेंज ना होना ये बताता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। कलर का ना चेंज होना मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज होती है बच्चों। क्या चेंज होती है? स्पीड। इसलिए उसमें बेंडिंग इफेक्ट आता है। अब एक बात और ध्यान रखें, आपने 9th में पढ़ा होगा वेव वाला केस, है ना। जैसे ये वेव होती है तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो वेव है जब एक साइकिल कंप्लीट करती है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा, है ना। और जितने टाइम में कंप्लीट करती है एक साइकिल उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और आपको पता होगा कि 1 by टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है ना। ये आपने पहले पढ़ा है 9th क्लास में साउंड के चैप्टर में। और आपको ये भी याद होगा कि वेव की वेलोसिटी v होती है। तो आपसे पूछा जाए कि इस वेव की स्पीड क्या है बच्चों, तो स्पीड आप लिखते थे कितना, लैम्डा बाई टाइम पीरियड। मतलब लैम्डा दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड के बराबर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और 1 बाई टाइम पीरियड क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ। तो यहां से आप देखो, यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड अपॉन लैम्डा, है ना। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आ गया, स्पीड अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए आपकी स्पीड चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो अगर स्पीड चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वेवलेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा। देखो स्पीड अपॉन वेवलेंथ का रेशियो जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो स्पीड अगर चेंज होगा तो वेवलेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, तभी तो रेशियो कांस्टेंट होगा बच्चों। और स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ भी घटेगा, तभी तो रेशियो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए लाइट की स्पीड भी बदलती है, लाइट का वेवलेंथ भी बदलता है।
बट लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, मतलब स्पीड अपॉन वेवलेंथ का रेशियो नहीं बदलता है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं यहां भी लिख देता हूं कि वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑल्सो आंटी चेंजेस, समझ में नहीं आ रहा। वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक मिनट बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस व्हेन it travels it travels from one medium to another, है ना। ठीक, अब जिसको, चलो यहां तक हो गया है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि क्या हो रहा है कि आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो उसमें बेंडिंग का फिनोमेना आ रहा है। अच्छा, क्यों आ रहा है बेंडिंग का फिनोमेना, तो आपने ये भी सीखा कि उसकी स्पीड बदल जाती है ना। अब ये स्पीड बदलती है, कितना बदलती है, कैसे बदलती है, उसके लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो बनानी पड़ेगी। तो अब हम उसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करने वाली है। तो ये जो स्पीड में चेंज आता है, इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाया जिसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको बच्चों आपकी किताबों में स्मॉल एन से डिनोट करते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको पहले समझते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ना बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन vacuum speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, मतलब क्या डिफाइन किया गया है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का डिफाइन किया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, है ना। और स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, सी बाई वी। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन क्या है बच्चों, वैक्यूम, और वी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो आपको ये पता होगा जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ जब पहला लेक्चर लाइट का स्टार्ट हुआ था, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एक बात और देखिए यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, उसकी यूनिट भी बच्चों स्पीड की मीटर पर सेकंड है, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, तो मीडियम में भी स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट होगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, यानी ये सिर्फ एक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। और हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब सी अपॉन वी का रेशियो, है ना। ये अच्छे से याद रखेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको हम समझते हैं। यहां से देखो तो आपको पता चलेगा ये जो v है, ये v क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल्स टू, अच्छा v को ऊपर ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका n कहाँ जाएगा, c के नीचे, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा c बाई n। अब मान लो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कि इफ n इक्वल्स टू 2, मान लीजिए n कितना है बच्चों 2, तो वेलोसिटी इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, c बाई 2। मतलब जो वेलोसिटी वैक्यूम में थी उसका आधा हो जाएगा, आधा, हाफ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो मीडियम में वेलोसिटी 2 टाइम्स कम हो गया। अगर मैं बोलूं कि इफ n इज इक्वल्स टू 3, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना हो जाएगा बच्चों, c बाई 3। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3 है तो उसमें वेलोसिटी लाइट की वैक्यूम के मुकाबले 3 गुना कम हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 5 है तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना हो जाएगा बच्चों, c बाई 5, मतलब 5 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में होगी। जिस मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में उतनी कम वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो डिवाइड हो जाता है ना, नीचे आ जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था तो 2 गुना कम हो गया, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 था तो c बाई 3 3 गुना कम हो गया, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है तो 5 टाइम्स कम हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, अ मीडियम, नोट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, अ मीडियम, इफ अ मीडियम हैज larger refractive index, have larger refractive index than the speed of light, the speed of light in that medium, in that medium, in that medium becomes much smaller। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा कम हो जाएगी क्या, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बिकम्स मच स्मॉलर, है ना बच्चों, मच स्मॉलर। तो ये आपको याद रखना, एंड वाइस वर्सा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, है ना। और सबसे ज्यादा किस में होगी बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है किसमें बच्चों, आपकी वैक्यूम में। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरे दूसरे मीडियम में ये स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का उतना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। यानी कि अगर मैं आपको दो मटेरियल दूं, एक मटेरियल ए है, यहां पे लिख देता हूं, दो मीडियम है, एक है आपका मीडियम ए, है ना बच्चों, और दूसरा है आपका मीडियम बी। और अब मैं बोलूं कि मीडियम ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Na वो है 2, और मीडियम बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Nb वो है बच्चों 4। तो आप बताओ मीडियम ए और मीडियम बी में किसमें ज्यादा लाइट की स्पीड कम होगी और स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी। तो आपको पता है चल सर रहा है बी में, जी, सर हाँ बी में। ठीक, सही बोल रहे हो कि बी का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें और ज्यादा कम होगी। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, क्योंकि मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो जो भी इस स्लाइड में लिखा है उसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें। अब देखें, आगे देखें, जैसे मैंने अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया है ना। अब एक चीज और यहाँ पे समझे, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का निकाला हुआ है वो किसके कंपैरिजन में निकाला हुआ है, वैक्यूम के, है ना। मतलब मैंने रेफरेंस किसको लिया था, वैक्यूम का, रेशियो में मैंने रेफरेंस वैक्यूम को लिया है। तो जब भी आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं,
वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो उस प्रकार के जो अभी हमने पढ़ा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं हम लोग। यानी मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था, ये जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दो प्रकार का होता है ना, ध्यान रखेंगे। एक जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं जो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू आपका वैक्यूम, मतलब हम इसमें वैक्यूम के कंपैरिजन में, वैक्यूम्स के रेफरेंस में निकालते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा तरीका का जो होता है उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के कंपैरिजन में निकालते हैं, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चों, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे सर एब्सोल्यूट रिपीट कर दो रिफ्रैक्टिव, सर। फिर से रिपीट कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कंपेयर करते हैं, किसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, वैक्यूम के। और दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, इसमें हम एक मीडियम को कंपेयर करेंगे किसी दूसरे मीडियम से, मतलब मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर की जाएगी मीडियम 2 के स्पीड ऑफ लाइट से, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया था हमने, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिनोट करते हैं n12। तो इसको रीड कैसे करते हैं, n12 का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। या फिर ऐसा लिखा हो कि n21, तो इसको क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना। तो अगर n12 लिखा है तो उसको आप रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, और अगर n21 लिखा है तो उसको रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना बच्चों। मतलब जो पहले आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, जो बाद में आता है ना, जो पहले आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रेस्पेक्ट में जो बाद में आता है। तो जैसे n12 में पहले 1 आ रहा है तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में 2 आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। वैसे n21 में 2 पहले आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बाद में आया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे निकालते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट की तो हम बात कर चुके हैं, तो जैसे हम ये बोल रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ये एब्सोल्यूट वाला है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब बच्चों आप लोगों ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछली स्लाइड में पढ़ा है, क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे ये रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं ना बच्चों, तो मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। वैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 n2, तो n2 को क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी v2।
अब ये वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो, जो मेन एक्सप्रेशन है ना, ये n1 अपॉन n2 में। जब ये वैल्यूज आप उठा के रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, n12 इज इक्वल्स टू, n1 की जगह हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, c अपॉन v1 अपॉन, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट वाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और फिर n2 क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां तक हो गया था हमारा। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना, n1 की वैल्यू c बाई v1 है तो ये पुट कर दी, और n2 की वैल्यू है c बाई v2, c बाई v2। अब आप लोग मैथ्स जानते होंगे, जब इस फॉर्मेट में होता है तो ये v2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c बाई v1 इंटू v2 बाई c। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट c और c तो कट गया, तो आपका n12 कितना आया बच्चों, n12 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। यानी आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिखा सकते हैं। v2 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन v1 क्या था बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना। तो ये v2 बाई v1, यानी कि हम अब एक चीज और यहां से देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो मैंने आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखवाया था बच्चों, मैंने वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखवाया था लैम्डा इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी, है ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर v1 लिखना है तो v1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, लैम्डा 1 इंटू एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी v1 वेलोसिटी चेंज हुई है तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, तो v1 के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो लैम्डा 1 होगा। वैसी सेकंड मीडियम में वेलोसिटी v2 हो जाएगी तो वेवलेंथ लैम्डा 2 हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज f। अब ये v1 v2 की वेलोसिटी को, v1 v2 की जो वैल्यू है उसको आप फिर से इसमें डालें v2 बाई v1। तो अभी हमने देखा कि n12 किसके बराबर है बच्चों, v2 अपॉन v1, और v2 को आप लिख सकते हो लैम्डा 2 इंटू एफ, और v1 को लिख सकते हो लैम्डा 2 लैम्डा 1 इंटू एफ। तो यहां से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कट जाएंगे, यानी n12 एक तरीके से और लिखा जा सकता है वेवलेंथ के टर्म्स में, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्मूले, n12 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 को लिखने का तरीका ये है, एक तो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या फिर हम इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, स्पीड के टर्म्स में। तो स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये तीन तरीकों से आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हो, n1 बाई n2, या फिर v2 बाई v1, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो ये याद रखेंगे, जब n के टर्म्स में लिखोगे तो पहले वाला न्यूमरेटर में आता है और दूसरा वाला टर्म डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन जब आप वेलोसिटी और लैम्डा के टर्म्स में लिखोगे तो याद रखना बच्चों, रिलेटिव में दूसरा वाला टर्म क्या आता है, न्यूमरेटर में आता है, और पहला वाला टर्म डिनोमिनेटर में आता है। तो ये आपको ध्यान देना है ना इस पे। तो ये इतना लिख लो, और किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। तो हमने अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके दो प्रकार देख लिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो प्रकार देख लिए, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, है ना। चलें अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैंने अभी आपको तीन फॉर्मेट बताए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के। एक फॉर्मेट था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, एक फॉर्मेट था आपके वेलोसिटी के टर्म्स में, और एक फॉर्मेट है आपके वेवलेंथ के टर्म्स में, है ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मैंने आपको बोला कि
तीनों फॉर्मेट में लिख के दिखाओ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। ये आपको दिया गया। अब इसको तीनों फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे तो मैं लिख के बताता हूं। यहाँ पे देखो, पहला मीडियम की जगह कौन है, ग्लास, और दूसरे मीडियम की जगह कौन है बच्चों, वाटर। तो जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो जो पहले आया है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो बाद में आया उसको डिनोमिनेटर। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और उसके बाद फिर देखो, वेलोसिटी के टर्म में लिखना है, स्पीड के टर्म में। तो मैंने आपको बताया था स्पीड वाले टर्म में जो बाद में आता है वो न्यूमरेटर में आता है, तो वाटर बाद में आया, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और जैसा वेलोसिटी में होता है, स्पीड में होता है, वैसा ही रिफ्रैक्ट उसमें होता है वेवलेंथ में, ये भी बताया था मैंने आपको। तो हम यहाँ वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये आपको क्लियर होगा। अब जैसे कि मैं आपसे उसका उल्टा पूछूं, मैं आपसे बोलूं कि बताओ बच्चों लिखकर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैंने अभी आपसे पूछा, इसका उल्टा पूछ लूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ। अब पहले कौन आया, वाटर, बाद में कौन आया, ग्लास। तो हम इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में पहले वाला आएगा, डिनोमिनेटर में बाद वाला आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या स्पीड के टर्म्स में लिखें तो बाद वाला न्यूमरेटर में आता है और पहले वाला डिनोमिनेटर में आता है। तो इसमें हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और लैम्डा के टर्म्स में वैसे ही लिखेंगे जैसा स्पीड के टर्म्स में लिखा है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहां से एक चीज और नोट कर रहे होंगे कि अगर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या लिखा था आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एक काम करें अगर अपन कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है इसको नीचे ले जाओ आप, तो इसको ऐसे ले जा सकते हैं ना अपन, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। भाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के नीचे ले जा सकते हैं, ये तो अपन को पता है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो रेशियो है वो किसके बराबर है बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यानी कि आप यहाँ पे देखो तो रिलेशन मिल रहा है। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मुझे ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उल्टा, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो सिंपली, और कोई चीज निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप 1 अपॉन कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये आप रिलेशन याद रखना हमेशा, ये बड़ा काम आएगा आपके, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुझे अगर n12 पता है और मुझे n21 निकालना है, तो मैं 1/n12 कर दूं तो मुझे n21 मिल जाएगा, है ना। अगर आपका एक मीडियम का रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का पता है और दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो उसका सिंपली रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, है ना। तो ये रिलेशन बड़ा काम आता है न्यूमेरिकल्स में। अब जैसे मैं आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं आपसे बोलूं क्या चीज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1.5 होता है, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है ना बच्चों। अब इसको कैसे करेंगे,
तो इसका सॉल्यूशन है, हम फॉर्मूला लगा लेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फॉर्मूला था? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है बच्चों? ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला आप वैल्यू जानते हो बच्चों, क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है 1.5। तो आप इसको कट करोगे तो ये कट हो गया, तो ये 1.5 इससे कट होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो आप कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास का वैल्यू कितना आया बच्चों? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो कितना आसान है ना? तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल 1 या 2 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और देखो कितना आसानी से बन जाएगा अगर आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पता है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा पूछा जाता है, अब वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करना। जैसे मैं आपसे बोलता कि एक मीडियम है, आप लोग इसको घर पे ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना? यहाँ पे हम उल्टा लिख देते हैं ऐसे कि द क्वेश्चन, है ना? ये होमवर्क है, घर से करना आप लोग, है ना? इसमें लिख देते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम is 1.5 into 10⁸ meter per second. Then find the refractive index of medium. अब आपको उस किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दे दी कि कितनी है? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपसे बोला गया कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फाइंड करो। तो आपको निकालना है ना? तो ये आप होमवर्क करिएगा, घर पे करिएगा।